तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तो कह रहा है कि एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% प्राप्त हुए। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6,800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी। ठीक है, आसान सवाल है। दो व्यक्ति हैं, एक है विजेता और एक है हारने वाला। विजेता को कितना मत मिल रहा है? 48% इसको मत मिल रहा है। और हारने वाले को कितना मिल रहा है? 34%। और ये 34% किसके बराबर है? सवाल में कह रहा है कि उसके विरोधी को 6,800 मिले, जो कुल मतों की 34% के बराबर है। यानी इसको मिल रहा है 6,800, जो कि 34% के बराबर है। ये बताइए, विजेता कितने परसेंट वोट से जीत रहा है? जाहिर बात है, इसको 48 मिला है, इसको 34। तो 34 से कितना ज़्यादा है या ज़्यादा? 8 से 14, यानी 14% वोटों से यह विजेता जो है जीत रहा है। हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि अमान्य मतों की संख्या कितनी। अमान्य मत कितने हैं? अमान्य मत निकालने के लिए टोटल वोट 100% होता है। 100% में इन दोनों को जितना मत मिला है उसको घटा देंगे तो आ जाएगा अमान्य मत। 100 माइनस 48 प्लस 34, ये हो जाएगा 100 माइनस 8 12, ये हो जाएगा 18%। अमान्य मत कितने हैं? 18%। ये बताइए, हम लोग लिख सकते हैं कि 6,800 जो है वह किसके बराबर है? 34% के। पहला सवाल इसमें क्या पूछा है कि विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता है, या कितने से जीता है? 14% से। 6,800 34% के बराबर, वैल्यू लानी है 14% की। 14% से गुणा कर देंगे, परसेंट से परसेंट। 17 दूनी 34, 17 चौका 68, 200 और कटेगा तो ये आ जाएगा 200, आ जाएगा 14 दूनी 28, यानी 2800 मतों से यह जीता। देखिए, इसने पहला सवाल यह पूछा है कि विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता। उसके बाद ये पूछा कि अमान्य मतों की संख्या क्या है। यानी ये इसका उत्तर जो है पहले आएगा विकल्प में। विकल्प पहले में, इस विकल्प में इसका उत्तर जो है 2800 पहले आया हुआ है। विकल्प डी में 2800 पहले है। अगर हम लोग इसको एग्जाम हाल में हल कर रहे हैं ना, तो इससे आगे हम लोग इसको हल ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं से हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे क्यों हल करना है ना, डी वाला पर ही हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले इसको पूरा हल कर लेते हैं। ये तो हो गया विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता। अब दूसरा पूछा है कि अमान्य मतों की संख्या क्या होगी। अमान्य मत भी ऐसे मिलेगा। 6800 जो है 34% के बराबर, वैल्यू लानी है 18% की, तो 18 पे गुणा कर देंगे। 34 इसको काटेंगे तो आ जाएगा 200, 18 दूनी 36। कितने मत अमान्य थे? 3600। आप लोग ये जो 2800 वाला है ना, 2800 वाला उत्तर ऐसे भी ला सकते हैं, जिसमें 6,800 जो है ना, यह 34% के बराबर है। हम लोग ये निकाल लेते हैं जो विजेता है इसको कितना मत मिला। उसका मत निकालने के लिए 48 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 2 8 16, 2 चौका 8। ठीक है, इसको कितना मिल रहा है? 9,600। कितने मतों से जीता? 9,600 में घटा देंगे, ये जो हारने वाला है इसको कितना मत मिला है उससे तो बता देंगे। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2800। ठीक है, आप लोग दोनों तरीके से इसका उत्तर ला सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से, नामांकित मतलब वहां पर वोटर लिस्ट में जितने भी वोट करता है, जितने भी लोगों का नाम है, उन्हीं को बोलते हैं नामांकित मत। नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला, और जिसमें से यानी 75% में से 2% को अवैध घोषित कर दिया। एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले, जो वैध मतों का 75% था। उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या क्या थी। बहुत आसान सवाल है, देखिए इसको कैसे लगाएंगे हम लोग मान लेते हैं कि उस चुनाव में नामांकित वोट जो है, नामांकित वोट जो है यक्ष है। ठीक है, अब देखिए ये इसको हम लोग को 9,261 के बराबर करना है। ये आप लोग को समझ में तब आएगा जब आप लोग सवाल बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोग को तभी समझ में आएगा। तो इस कि हम लोग किसी विशेष प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ये आप लोग को तभी समझ में आएगा जब आप लोग सवाल को बार बार लगाएंगे। तो नामांकित वोट जो है यक्ष है, तो यक्ष का ये बताइए, नामांकित वोट यक्ष है,
इसमें से 75% लोगों ने अपना मत डाला, यानी यक्स का 75% लोगों ने अपना मत डाला, जुड़े। अब इसमें से भी इतना तो मत डाला, लेकिन इसमें से भी 2% को अवैध घोषित कर दिया गया। वैध कितना बच्चा? 98%, है ना। यक्स का 75% का 98% जो है वैध मत। कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 9,261 मत, एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले जो वैध मतों का 75% था। ये बताइए ये क्या है? ये है वैध मत। कह रहा वैध मतों का 75% मत, ठीक है। और रियल में इसको कितना मिला? 9,200। बस इसी को हम लोग हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत आसान है, बहुत कठिन है नहीं। इसका उत्तर ये वाला आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 16,800, ठीक है। तो समय बचाने के लिए मैं कैलकुलेशन जो है आप लोग पर छोड़ दे रहा हूँ, बाकी बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला। डाले गए 80% वोट वैध थे। विजेता को 60% वैध वोट मिले। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो वोट देने के हकदार, ठीक है, यहाँ पर देने हैं, वोट देने के हकदार लोगों की संख्या कितनी थी। यह भी सवाल सेम वैसा ही जैसा हम लोगों ने अभी लगाया। हम लोग मान लेते हैं कि वोट देने के हकदार लोगों की संख्या यक्स है। इसमें यक्स का 90% लोगों ने अपना मत डाला, ठीक है। यक्स का 90% लोगों ने अपना मत डाला और इसमें से 80% वैध थे। यक्स का 90% का 80% वैध था और विजेता को वैध मतों का 60% मिला, है ना। इसको कितना मिला? वैध मतों का 60% मिला, ठीक है। ये इतना वैध मत था। अब जो विजेता है उसको इसका 60% मिला और ये किसके बराबर है? कह रहा है कि विजेता को 64,800 वोट मिले, है ना। ये टोटल बराबर किसके हो जाएगा? 64,800। बस इसी को आप लोग हल कर लेंगे। यहाँ पर दिया है कि वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या होगी, यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा। आसान कैलकुलेशन यहाँ इसकी भी, यहाँ से भी यक्स का मान आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। उसके प्रतिद्वंदी यानी जीतने वाले को 6,000 मत अधिक मिले, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, कह रहा है कि 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? ये बताइए टोटल कितने मत रहे होंगे? 100%। एक है हारने वाला और एक है जीतने वाला, 2 ही उम्मीदवार हैं। कह रहे कि हारने वाले को कुल मतों का 48% मिला। अब ये बताइए, कह रहा है कि प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर पर जीत हासिल की। अगर ये जीतने वाला 3% वोटों से जीत रहा है तो और हारने वाले को 48 मिल रहा है, इसको कितने मिलेगा? 48 से प्लस जो है 3% अधिक इसको मत मिलेंगे। तो 48 3 51% मत इसको मिलेंगे, है ना। तभी ये 3% वोटों से जीतेगा। ये बताइए अमान मत कितने परसेंट हो जाएंगे? अमान मत हो जाएंगे 100% मत है ना। और 100% मत में ए को जितना मिला, ए को और बी को, यानी इन दोनों को मिले मतों की संख्या हम लोग बता देंगे तो आ जाएगा अमान्य मतों की संख्या। 100 माइनस हारने वाले को मिला 48 और जीतने वाले को मिला 51, इन दोनों को घटा देंगे, आ जाएगा अमान्य मत। 100 माइनस हो जाएगा 819 549, ये हो जाएगा 1%। अमान्य मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1%, है ना। अच्छा ये बताइए, ये जो जीतने वाला है यह जो है इसको कितने मत अधिक मिले हैं? 6,000 मत अधिक मिले हैं, है ना। और परसेंट में इसको कितना ज़्यादा मिला है? परसेंट में इसको 3% ज़्यादा मिला है, लेकिन वोट में 6,000 वोट ज़्यादा मिला है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 6,000 जो है यह किसके बराबर है? 3% के। और पूछा है कि अमान्य मतों की संख्या, अमान्य मतों की संख्या 1% है। तो 6,000 अगर 3% के बराबर है तो 1% का मान हम लोग को लाना है तो 1 से गुणा कर देंगे। परसेंट से परसेंट 3 से जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 2,000। अमान्य मत कितने हैं? 2,000। आसान सवाल था।
एक बात ध्यान दे रहे, जैसे आप लोग के यहाँ जिससे चाहे लोकल हो चाहे राष्ट्रीय जो चुनाव होता है ना, जैसे चुनाव होता है सेम टू सेम वैसे सवाल यहाँ भी मैथ में भी पूछे जाते हैं, कोई अलग से नहीं पूछा जाता है। ठीक है। कह रहा है कि XYZ जिले में 50,000 मतदाता हैं और उनमें से 20% शहरी मतदाता हैं और 80% ग्रामीण मतदाता हैं। ध्यान देना, सवाल देखने में लंबा लग रहा है, बाकी सवाल बहुत आसान है, इसमें कुछ भी खास है नहीं। ठीक है। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता बाहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। दोनों उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले। ठीक है, बी को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। ठीक है, उन मतदाताओं ने अपना मत जो है नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। ये बताइए ईमानदार और मेहनती कितने हैं? ये 35% है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए बी और नोटा के पक्ष में कितने वोट पड़े। ये बताइए टोटल 50,000 मतदाता हैं और इसके 20% जो है बाहरी है। 50,000 का आप लोग अगर 20% निकालेंगे ना, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आप लोग का 50,000। ठीक है, 50,000 में से 20% जो है शहरी है, यानी 10,000 शहरी हैं, तो ग्रामीण कितना हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा 80%, यानी ये हो जाएगा 40,000। लेकिन कह रहा है कि कोई चुनाव होने वाला था, उसमें 25% ग्रामीण जो है बाहर चले गए, यानी 40,000 का 25% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50,000। 50,000 मतदाता जो है बाहर चले गए। ये बताइए अब बाहर में कितने मतदाता हो गए? ये हो गए 20,000। और ग्रामीण कितने मतदाता हो गए? ये हो गए 30,000, है ना। 10,000 यहाँ चले गए, अब यहाँ पर हो गए 30,000। देखिए, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि ए के पक्ष में कितने वोट, ए को कितना वोट मिला। तो कह रहा है कि ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, यानी ए को कितना वोट मिलेगा? ए को मिलेगा वोट जो है 30,000। 30,000 मिलेगा, लेकिन ध्यान देना 35 पर यहाँ पर जो है 35% वोट जो है नोटा को गया है। ठीक है, ठीक है, 35% वोट नोटा को गया है, यानी ए को कितना मिलेगा? ए को 30,000 का जो है 65% ही मिलेगा, है ना। तो ये हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 3×5=15, 3×18=19, 19,500 ए को मिलेगा। ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा है फवाद में आप लोग पढ़िए, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है, 70% मेहनती हैं और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। तो इस पर शहर वाले वोटर अलग हैं और ग्रामीण वाले वोटर अलग हैं। और यहाँ पर कह रहा सवाल में कि नोटा पर डाला जो उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। ईमानदार और मेहनती दोनों कितने हैं? 35%। अगर ए को जो है पूरा ग्रामीण वाला वोट मिले यानी 30,000, तो इसमें 30,000 में से 35% तो नोटा पर डाले और 65% का वोट ए को मिलेगा। तो 30,000 का 65% यानी 19,500 भी हो गया ए का मत। बी को कितना मिल जाएगा? बी को भी मिल जाएगा, यानी बी को कितना मिला? बी को पूरे शहरी वोट मिले। बी को वोट मिला 20,000 का, इसका भी जो है 65% हो जाएगा, क्योंकि इसमें से भी 35% वोट जो है नोटा पर गया है ना। इसको भी आप लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 5×10=12=13। 13,000 वोट जो है बी को मिला। 19,500 और 1,300, हम लोग का उत्तर तो यहीं से आ गया, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि नोटा को कितना वोट मिला। 50,000 मतदाता हैं और 50,000 का 35% जो है नोटा को गया है। 50,000 का 35% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो 0 हो जाएगा, 5×5=25, 5×15 तो 17,500 जो है नोटा को गया।
हो सकता है आप लोग को ये सवाल लंबा लग रहा हो, लेकिन ध्यान रखना बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आप लोग को समझना है। तो आप लोग इसको एक दो बार लगाएंगे ना, थोड़ा समझ के लगाएंगे, तो सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है। इसमें कह रहा है किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% जो है अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, यानी अनुत्तीर्ण मतलब फेल, उत्तीर्ण मतलब पास, करा यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है 1200 है, तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम लोग लगाते हैं वेन डायग्राम से, है ना। आप लोग समझिए, आप लोग को ये बहुत आसान लगेगा। ये बताइए अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण हुए, इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए 55%, और मैथ में कितने उत्तीर्ण हुए, मैथ में उत्तीर्ण हुए 35%, और कह रहा है 20% जो है अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ये बताइए इंग्लिश और मैथ दोनों का कॉमन सेक्शन क्या है, ये है ना, ये उन विद्यार्थियों की संख्या है जो दोनों में उत्तीर्ण हुए। और यहाँ पर कितना है आएगा 20%। 20% वो अभ्यर्थी हैं जो इंग्लिश और मैथ में दोनों में उत्तीर्ण हुए। ये बताइए केवल इंग्लिश में पास, केवल इंग्लिश में पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो टोटल इंग्लिश में पास है 55%, 55 में 20 घटा देंगे तो आ जाएगा 35%। 35% छात्र केवल इंग्लिश में उत्तीर्ण है। वैसे ही केवल मैथ में पास कितने हैं, 35 से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 15% केवल मैथ में पास है। ठीक है। इसको हल करने का एक फार्मूला होता है, और ये फार्मूला कोई फार्मूला है नहीं, मैं आप लोग को समझाने के लिए एक बार लिख दे रहा हूँ। आप लोग को ये फार्मूला जब एक दो सवाल लगाएंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा, दोबारा आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या है कि मुझे आप लोग को एक बार समझाने के लिए इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है। देखिए केवल एक में पास, इसको हम लोग एक मान लेंगे, इसको दो। ध्यान देना सवाल बहुत जल्दी है कि बहुत आसान है, लेकिन समझाने के लिए मुझे इतना लंबा लिखना पड़ रहा है। केवल एक में पास प्लस केवल दो में पास प्लस दोनों में पास प्लस दोनों में फेल, ये हमेशा बराबर होता है 100% के। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है केवल एक में पास, अब क्या करेगा, यहाँ पर इसे सवाल में दिया हुआ है पास वाला, यहाँ पर पास लगा देंगे, लेकिन कभी कभार क्या दे देगा, यहाँ पर कह देगा कि 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 35% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पर जो आ जाएगा, यहाँ पर पास का स्थान पर फेल आ जाएगा, है ना। बाकी ये दोनों जो हैं बराबर रहेंगे। ठीक है। और ध्यान देना, ये जो वेन डायग्राम के अंदर जो तीनों है ना, ये या तो तीनों पास पास रहेंगे या तो फेल ही फेल। ठीक है। जैसे 35 20 15 जो है या तो पास पास ही होगा या तो फेल फेल ही होगा, तीनों फेल होंगे या तो तीनों पास। ठीक है। अब देखिए केवल एक में पास, केवल एक में पास कितने हैं 35, केवल दो में पास कितने हैं 15, दोनों में पास कितने हैं 30, दोनों में फेल कितने हम लोग को नहीं मालूम, तो हम लोग मान लेते हैं दोनों में फेल x है, और ये बराबर हो जाएगा 100% के। जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 40 50 10 60 70, 70 प्लस x बराबर 100, x बराबर कितना आ गया 100 माइनस 70 यानी 30%। 30% छात्र जो है दोनों में फेल हुए। और सवाल में दिया है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1200 जो है किसके बराबर है 30% के। और पूछा कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या कीजिए। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी टोटल जो है 100% होंगे, है ना। 12 को 30% बराबर 100% का मान लाएंगे तो आ जाएगा, हो जाएगा 4000। ठीक है। 4000 अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा देने वाले थे। अब यहाँ पर पास फेल के स्थान पर पसंद नापसंद चाय कॉफी ये सब आ जाएगा, लेकिन लगेगा इसी फार्मूले पर। ठीक है। जब दो रहेंगे ना, चाहे चाहे पास फेल वाला हो, चाहे पसंद नापसंद वाला हो, और चाहे चाय काफी वाला हो, चाहे पेपर वाला हो, लगेगा हमेशा इसी फार्मूले पर। शब्द चेंज होंगे, बाकी ऐसे ही लगेंगे। दो तीन सवाल आप लोग लगाएंगे, आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। अब जैसे इस सवाल में आप लोग भी, इस सवाल में भी हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। बाकी इसमें शब्द चेंज किया है, बाकी लगेगा सेम वैसे ही। कह रहे कि एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित
पसंद है, और 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है ना। वेन डायग्राम बनाएंगे। ये जो मैथ कितने परसेंट को पसंद है, 60, और साइंस कितने परसेंट को पसंद है, 45, और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है ना। केवल मैथ वाले कितने हो जाएंगे, केवल मैथ वाले हो जाएंगे जो है 35%, और केवल साइंस वाले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 30%। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने जो अभी फार्मूला लिखा था कि केवल एक में पास, तो यहाँ पर हो जाएगा कि केवल एक में पसंद, केवल एक वाले पसंद, केवल दो वाले पसंद, है ना। अब चेंज होगा, बाकी लगेगा वही। केवल एक पसंद करने वाले कितने हैं, 35%। केवल दो पसंद करने वाले कितने हैं, 30%। और दोनों पसंद करने वाले कितने हैं, 25%। और दोनों पसंद ना करने वाले कितने हैं, हम लोग को नहीं मालूम है, मान लेते हैं या बराबर। ठीक है। अब देखिए यहाँ से यक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, प्लस यक्स बराबर 100। ठीक है। 80 क्या है, 80% वो है जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। जैसे 35% को तो केवल मैथ पसंद है, और 20% को केवल साइंस पसंद है, और 25% को यहाँ पर ये 25% को दोनों पसंद है। इन तीनों को जोड़ा तो आया 80%। 80% उन छात्रों की संख्या है जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। ध्यान देना, कम से कम एक विषय पसंद का मतलब है कि एक विषय तो पसंद है ही, एक से ज्यादा भी पसंद हो सकते हैं, है ना। ये जो 25% है, देखिए इनको भी तो एक विषय तो पसंद ही है, लेकिन इनको एक विषय से ज्यादा पसंद है, लेकिन कम से कम एक विषय तो इनको भी पसंद है ना। और ये हो गया केवल एक वाले मैथ वाले केवल, और ये केवल साइंस वाले, तीनों का जोड़ आ गया 80%। हम लोग को इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ यही पूछा इसने कि ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। यहाँ पर कम से कम एक विषय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 80%, है ना। क्योंकि 35% को केवल मैथ पसंद थी, 20% को केवल साइंस, और 25% को दोनों पसंद थी। तो कम से कम एक का मतलब है कि एक से ज़्यादा भी पसंद हो सकता है। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 80%। अब देखिए ये वाला सवाल हम लोग लगाएंगे तो आप लोग को वाला फार्मूला याद हो जाएगा। कह रहा है कि एक होटल में 5% ने शाकाहारी भोजन किया, और 23% ने मांसाहारी भोजन किया, और 15% ने दोनों प्रकार का भोजन किया। यदि 96 लोग उपस्थित थे तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। बस इसमें भी इसने शब्द चेंज किया हुआ, बाकी लगेगा वैसे सेम। ठीक है। शाकाहारी वाले कितने हैं, ये हैं 60%, और मांसा वाले कितने हैं, ये हैं 30%, और दोनों भोजन करने वाले कितने हैं, 15%। ये बताइए केवल शाकाहारी वाले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 45%, और केवल मांसाहारी वाले 30 में 15 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 15%। और दोनों पसंद ना करने वाले तो हम लोग को नहीं मालूम है, तो हम लोग मान लेते हैं कि उनकी संख्या या थी। केवल एक में पास होने वालों के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा केवल शाकाहारी पसंद करने वाले, है ना। बस शब्द चेंज हो जाएगा, इसको एक मान लेंगे और इसको दो मान लेंगे, है ना। केवल एक में कितने हैं, 45, केवल दो पसंद करने वाले कितने हैं, 15, दोनों पसंद वाले करने वाले कितने हैं, 15, और दोनों ना पसंद करने वाले कितने हैं, यक्स हैं। और ये बराबर किसके हो जाएगा, 100 के। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 दूनी 30, 75, 75 प्लस यक्स बराबर 100, और यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 में 75 यानी ये हो जाएगा 25। 25 क्या है, जो दोनों पसंद नहीं करते। अब कह रहा है कि यदि 96 लोग उपस्थित थे, टोटल कितने लोग उपस्थित थे, 96 लोग। ये बताइए 96 लोग उपस्थित थे रियल में, तो ये परसेंट में किसके बराबर हो जाएगा, 100% के, है ना। 96 जो है 100% के बराबर हो जाएगा। कह रहा है कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया, कितने परसेंट, 25% लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने यह का मान वही माना है ना। 25% लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया, तो 96 100% के बराबर, तो यहाँ पर 25 से हम लोग गुणा कर देंगे, परसेंट से परसेंट, 25 से 100,
4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से 24, 26। 26 लोगों ने जो है किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। अपन यहाँ पर 26 नहीं 24 होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 1 बचा 16 बचा, 4 से 16, ठीक है। 24 लोग जो है वो किसी भी प्रकार का भोजन नहीं कर रहे हैं। कह रहा कि इसमें निर्देश दिया हुआ है कि 141 और 142, इस निर्देश को पढ़कर 141 और 142 का उत्तर हम लोग को देना है। कह रहा गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया है और उनमें से यानी 12 में से 8 छात्रों ने गणित लिया है परंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, देखिए हम लोग 2 वेन डायग्राम बनाएंगे और इसमें क्या है, मैथ है और कंप्यूटर है। टोटल 25 छात्र हैं और इसमें से जो है 12 छात्रों ने गणित लिया हुआ है। मैथ कितना लिया है, 12 छात्रों ने, तो जाहिर सी बात है 13 छात्र जो है कंप्यूटर लेंगे। अब कह रहे 12 में से 8 छात्रों ने गणित लिया है परंतु कंप्यूटर नहीं लिया है। ठीक है, ये बताइए 12 में से 8 छात्रों ने सिर्फ गणित लिया है और कंप्यूटर नहीं लिया है। ये 8 क्या है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ लिया है। ये बताइए मैथ में जो है, मैथ लेने वाले छात्रों की संख्या टोटल 12 है और इनमें भी सिर्फ मैथ लेने वाले की टोटल संख्या 8 है, तो दोनों लेने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 12 में से 8 घटाएंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 छात्रों की संख्या वो है जो जिन्होंने दोनों लिया हुआ है। ठीक है, ये बताइए टोटल 25 छात्र हैं और 8 छात्रों ने केवल मैथ लिया हुआ है और 4 छात्रों ने दोनों लिया हुआ, तो 8 और 12 छात्र हो गए। जो 13 छात्र बचे हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे, इन्होंने केवल और केवल कंप्यूटर लिया है। ठीक है, इन्होंने केवल कंप्यूटर लिया है, केवल कंप्यूटर। और यहाँ पर हो जाता कंप्यूटर लेने वाले की संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 17 हो जाता है। ठीक है, अब पूछा क्या है कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर दोनों लिया है। उनकी संख्या हो जाएगी 4, है ना, ये हो जाएगा 4। ध्यान देना है 12 छात्रों ने गणित लिया हुआ है और 12 में से 8 ने केवल गणित लिया है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि इन्होंने कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया हुआ है ना। 12 में 8 ने केवल गणित लिया है, कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया हुआ है, तो इसका मतलब जो है 12 टोटल मैथ लिया है, तो 8 अगर केवल मैथ लिए हैं तो 12 में से कितने बचे, 4 बचे, तो 4 दोनों लेंगे, है ना। ये तो हो गया 8 4 12 और बचे 13 ने केवल कंप्यूटर लिया हुआ होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर बराबर 17 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों भाग जो है कंप्यूटर में आ जाएंगे। 13 4 17 उन छात्रों की संख्या है जिन्होंने कंप्यूटर लिया हुआ है। ठीक है, केवल कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर, केवल कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर। ठीक है, अब दूसरे में क्या कह रहा है कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया है लेकिन गणित नहीं लिया है, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 13। आसान सवाल था। अगर आप लोग को ये सवाल समझने में दिक्कत हो रही हो ना, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप लोग को दोबारा इसका एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा। अब देखिए इसमें 3 विषय दिए हुए हैं। सवाल बहुत आसान है, बस आप लोग एक बार समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें 3 विषय दिए हुए हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और इतिहास में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान देना, बहुत आसान सवाल है, बस आप लोग एक बार अच्छे से समझिए। देखिए अब यहाँ पर 3 विषय हैं, तो हम लोग 3 वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको पेन को चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। देखिए इसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में कितने हुए अनुत्तीर्ण, 41%। और भूगोल यानी जियोग्राफी में कितने अनुत्तीर्ण हुए, 35%। और हिस्ट्री में कितने अनुत्तीर्ण हुए, 39%।
परसेंट। ठीक है, जरा इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ये बताइए इन तीनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी होंगे वो कहाँ पर आएंगे? जाहिर सी बात है तीनों का कॉमन एरिया। ठीक है, तीनों का कॉमन एरिया ये वाला हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 5%, है ना, क्योंकि जो 5% फेल है ये इकोनॉमिक्स में भी हैं, ज्योग्राफी में भी हैं और हिस्ट्री में भी हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ये बताइए अर्थशास्त्र और भूगोल इन दोनों के में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? ये दोनों हो जाएगा, है ना, ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा। ये किसके बराबर है? ये 14% के बराबर है। लेकिन 5% तो इतना में आ गया है ना, 5% काट दिया, इसका भाग कितना हो जाएगा? इसका भाग हो जाएगा 14 माइनस, है ना, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9%। और ये 9% क्या है? जो केवल इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में फेल है। ध्यान देना, कह रहा है कि अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ये जो पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये 14% है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह रहा केवल अर्थशास्त्र और भूगोल में, यहाँ पर कह रहा है कि अर्थशास्त्र और भूगोल में फेल है। तो ये हो जाएगा 14%, लेकिन 5% ऑलरेडी यहाँ पर ये वाला एरिया घेरा हुआ है जो तीनों में फेल है। कितने का एरिया हो जाएगा? 9%, यानी 9% उन छात्रों की संख्या है जो केवल इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में फेल है। अब आगे कह रहा है कि भूगोल और इतिहास यानी ज्योग्राफी और हिस्ट्री में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान देना, यहाँ भी ये नहीं कह रहा केवल भूगोल और इतिहास में, यहाँ भी कह रहा है कि इन दोनों में 21% अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग पेंसिल थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो भूगोल और इतिहास में 21% अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ से लेकर टोटल ये वाला पूरा एरिया 21% है। हम लोग को अगर यहाँ पर लिखना है तो 21 में से 5 हटा देंगे, 21 माइनस 5 इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16%। 16% वो छात्र हैं जो केवल और केवल जियोग्राफी और हिस्ट्री में फेल। ठीक है, कह रहा है आगे कि इतिहास और अर्थशास्त्र में यानी इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। केवल इतिहास और अर्थशास्त्र में कितने हो जाएंगे? ये टोटल 18% के बराबर, और ये हो जाएगा कितना? 18 माइनस 5 यानी 13%। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है, पूछा है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण है। ठीक, केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण है। ये बताइए केवल अर्थशास्त्र में अगर हम लोग को अनुत्तीर्ण निकालना है, क्या सिर्फ इतना वाला पार्ट जो है, इतना वाला पार्ट केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, है ना। हम लोग को बस इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, हम लोग का उत्तर आ जाएगा। ये बताइए अगर सिर्फ हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी है इतने वाले एरिया की, हम लोग पूरे वाले गोले में 9, 5 और 13 घटा देंगे तो आ जाएगा इसका मान, है ना। केवल इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएगा? 41 माइनस 9 प्लस 5 प्लस 13, है ना। 41 माइनस 13, 5 18, 27, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14%, है ना। 14% उन विद्यार्थियों की संख्या है जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। अब जैसे यहाँ पर पूछ लेता केवल ज्योग्राफी में अनुत्तीर्ण, तो 35 में से हम लोग ये तीनों घटा देते हैं, है ना, 35 में ये तीनों घटा देते हैं। और पूछता केवल इतिहास में अनुत्तीर्ण, 39 में हम लोग ये 13, 5 और 16 घटा देते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ये वेन डायग्राम बन गया है ना, इसके आधार पर आप लोग किसी भी प्रश्न उत्तर इसमें कुछ भी पूछे आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग का वेन डायग्राम बन गया है। केवल इकोनॉमिक फेल होने वाले 14%, वैसे यहाँ पर केवल ज्योग्राफी वाले आ जाएंगे, यहाँ पर केवल हिस्ट्री वाले, और केवल ज्योग्राफी और हिस्ट्री पूछे 16% हो जाएगा, केवल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पूछे तो 13 हो जाएगा, केवल इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पूछे 9 हो जाएगा, और तीनों में फेल पूछे तो 5% हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ से तीनों में पास पूछेगा ना तो वो भी आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर पूछा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर बताना उचित नहीं है। कह रहा कि एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं। पेन को हम लोग चेंज कर लें, है ना। 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं।
और 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं और 15 व्यक्ति चाय कॉफ़ी और दूध तीनों पीते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, चाय कॉफ़ी और दूध। चाय कॉफ़ी, चाय और कह रहा है कि 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने वाले की संख्या कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, यहाँ पर आ, केवल कॉफ़ी पीने वाले की संख्या, केवल कॉफ़ी पीने वालों का एरिया कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है ना। इतने का मान कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 30। कह रहा है कि 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी पी रहे हैं, है ना, और 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं। केवल चाय पीने वालों का एरिया, एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा ये वाला, है ना। केवल चाय पीने वालों का एरिया यहाँ पर हो जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 40 है। ध्यान देना, जैसे सवाल में कहता जा रहा है आप लोग वैसे करते जाइए। 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीने वाले हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय पीने वाले हैं, और कह रहा है 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं। 25 व्यक्ति क्या है, जो केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं। ये बताइए, केवल चाय और कॉफ़ी पीने वालों का स्थान कहाँ पर होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, है ना। केवल चाय और कॉफ़ी पीने वालों का स्थान इतना हो जाएगा, है ना। इनकी संख्या कितनी है, 25 है। अगर आप 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध, ये बताइए केवल चाय और दूध की संख्या कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, है ना। ये एरिया किसका है, केवल चाय और दूध वाले का, और इसका मान कितना है, इसका मान है 30। और कह रहा है कि 15 व्यक्ति चाय कॉफ़ी और दूध तीनों पीते हैं, और तीनों पीने वाले कहाँ पर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे सेंटर में, यानी यहाँ पर। और ये यहाँ का मान कितना है, 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब देखिए पूछा क्या है, चाय पीने वालों और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। अब देखिए, आसान सवाल है, इसमें भी कुछ खास है नहीं। कह रहा है कि चाय पीने वालों और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। ये बताइए, चाय पीने वाले कितने हैं, यहाँ पर इसने ये नहीं बोला कि केवल चाय पीने वाले। चाय पीने वाले कितने हो जाएंगे, 40 तो केवल चाय पीने वाले हैं, और ये जो 25 हैं ये भी चाय पीते हैं, और ये जो 15 हैं ये भी चाय पीते हैं, और ये जो 20 हैं ये भी चाय पीते हैं। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 10, 2 1 3, 2 5 4 9 1 10, यानी 100 व्यक्ति जो है चाय पीते हैं। और कॉफ़ी कितने व्यक्ति पीते हैं, अगर यहाँ पर ये बोला होता केवल चाय पीने वालों, केवल कॉफ़ी पीने वाले के बीच का अंतर है, तो हम लोग 40 माइनस 30 कर देते हैं, है ना। कॉफ़ी पीने वाले की संख्या कितनी है, 30 तो केवल कॉफ़ी पीते हैं, और जो 25 है ये भी जो है कॉफ़ी पीते हैं, और ये जो 15 है ये भी कॉफ़ी पी रहे हैं, और ये जो 20 है ये भी कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10, 3 2 5 3 8 1 9, 90। ये बताइए, 90 लोग जो है कॉफ़ी पी रहे हैं और 100 लोग चाय। पूछा कि इन दोनों के बीच अंतर कितना है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, ठीक है। 144 के उत्तर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। माफ करना, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 20 यहाँ जुड़ रहा है ना, ये 20 नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 30 व्यक्ति कॉफ़ी पी रहे हैं, और ये जो 25 है ये भी कॉफ़ी पी रहे हैं, और ये जो 15 है ना ये भी कॉफ़ी पी रहा है, लेकिन हमने 20 भी जोड़ दिया था। अभी देखिए, जबकि 20 जो है कॉफ़ी वाले घेरे में नहीं आ रहा है ना, 20 जो है कॉफ़ी वाले घेरे में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो मैंने 20 जोड़ा था वो गलत जोड़ दिया था, ठीक है। तो 90 आ रहा था, यानी अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच अंतर कितना है, इन दोनों के बीच अंतर है जो है 30 का, ठीक है। अब इसमें कह रहा है केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पेय पीने वाले लोगों की तुलना में क्या है, ठीक है, जो तीनों पीते हैं। केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, वो है 30, और तीनों पीने वाले कितने हैं, 15। केवल कॉफ़ी पीने वाले 30 हैं, और तीनों पीने वाले कितने हैं, 15 हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 अधिक है ना। केवल कॉफ़ी पीने वाले तीनों पीने वालों से 15 अधिक है। अब 146 और 145 सेम सेम एकदम सेम यही है,
ठीक है, एकदम सेम यही सवाल है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लगाएंगे। कह रहा है कि एक फर्म में पुरुष कार्यकर्ताओं का औसत वेतन 5,200 रुपये और महिलाओं का औसत वेतन 4,200 रुपये है और सभी श्रमिकों का औसत वेतन 5,000 रुपये है, तो फर्म में पुरुष पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत क्या है? ठीक है, देखिए इसको हम लोग जो है ना लगाएंगे एलिगेशन पे, पुरुष और महिला। पुरुषों का औसत वेतन कितना है, ये है 5200 और महिलाओं का औसत वेतन कितना है 4200। ध्यान देना, यहाँ पर पुरुषों का दिया हुआ है और महिलाओं का दिया हुआ है और सभी का दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एलिगेशन लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी का भी दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एलिगेशन लग रहा है। और सभी का कितना औसत वेतन है, ये है 5000। देखिए आप चाहें तो ऐसे घटा दीजिए, या आप लोग देखिए तीनों में दो दो जीरो कॉमन है, 2 जीरो इसमें भी, 2 जीरो इसमें भी, 2 जीरो इसमें भी, आप लोग चाहें तो कॉमन को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए 50 में 42 बटेगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और 52 में 50 बटेगा। ये बताइए ये क्या है, ध्यान देना, ये दोनों क्या आता है, ये तो है इन दोनों के, इन सभी की, ये तो है पुरुषों का और ये है महिलाओं का और ये है सभी का औसत वेतन। लेकिन यहाँ पर जो आता है ना, इन लोग का, पुरुष और महिला, इन लोग की संख्या का रेशियो आता है। ठीक है, इन लोग की संख्या का रेशियो आता है। ठीक है, यहाँ से आ गया 8:2, काटेंगे 2 चौका 8, 2 एकम 2, यानी पुरुष कितने हैं 2 रेशियो और महिला कितने हैं 1 रेशियो। लेकिन रेशियो में पूछा नहीं है, यहाँ पे पुरुष तो आगे 4 रेशियो, महिला 1 रेशियो। अब पूछा है कि फर्म में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो ये बताइए पुरुष कितने हैं 4 रेशियो, पुरुष 4 रेशियो है, लेकिन फर्म में टोटल कितने कितने लोग हैं 4:1:5 रेशियो है ना। 4 रेशियो पुरुष है, लेकिन टोटल फर्म में कितने हैं 5 रेशियो। वही पूछा है कि टोटल श्रमिकों में से पुरुष कितने प्रतिशत हैं। 4 रेशियो 5 रेशियो को कितना प्रतिशत है, यही इसने पूछा है। रेशियो से रेशियो 5 दूना 10 यानी 20 यानी 80%। तो फर्म में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत कितना है 80%। ठीक है, कह रहा है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या जो है 4500 हो गई। पहले 4000 थी, अब हो गई 4500। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। ये बताइए यहाँ पर पुरुषों की वृद्धि कितनी हो रही है 10% की, और जो है महिलाओं की वृद्धि कितनी हो रही है, वो हो रही है 20% की। अब ये बताइए टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, तो टोटल वृद्धि हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। पहले 4000 था, इसको भी हम लोग एलिगेशन से लगाएंगे। पहले 4000 था, अब कितना हो गया 4500, यानी 500 की वृद्धि हुई है ना। टोटल कितनी वृद्धि हुई 500 की, लेकिन 500 की वृद्धि किसमें हुई 4000 में। हम लोग टोटल वृद्धि निकाल लेते हैं। 500 की वृद्धि हुई टोटल किसमें 4000 में, परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो पे 2 जीरो, ये काटेंगे 2 दूनी 4, 25 आ जाएगा, 25 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 12.5%। तो 10% तो पुरुष बढ़ रहे हैं और महिला कितने 20%, और टोटल कितनी वृद्धि हो रही है 12.5%। ध्यान देना, जब हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पर जो आता है, ठीक है, यहाँ पर जो आता है और यहाँ पर जो आता है, ये जो बीच में आता है, इन दोनों में से एक से ज़्यादा रहता है और एक से कम। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर जो बीच में आता है, कभी भी एलिगेशन लगाइएगा तो यहाँ जो बीच में आता है, इन दोनों ऊपर वालों में से एक से ज़्यादा रहता है और एक से कम। ठीक है, अब 12.5 पुरुष से ज़्यादा है और महिला से कम। यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का रेशियो, इनकी संख्याओं का रेशियो आ जाएगा। 20 में से 12.5 घटेगा कितना आ जाएगा 5.5। अब 12.5 में से 10 घटेगा कितना आ जाएगा 2.5। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, तो हम लोग इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से दोनों कट रहा है, 25 में 75, 25 एकम 25। यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की संख्या का रेशियो आ गया 3:1 है ना। इन दोनों की संख्या का रेशियो आ गया 3:1। अब कह रहा है कि नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो गांव में पहले पुरुष कितने पुरुष थे 4000 है ना, 4000 पुरुष थे, लेकिन रेशियो में कितने पुरुष हैं
सॉरी 4,000 प्रूफ नहीं है, गांव की जनसंख्या टोटल कितनी है 4,000। एक गांव की जनसंख्या टोटल कितनी है 4,000, और रेशियो में टोटल गांव की कितनी जनसंख्या है 3 रेशियो पुरुष है 1 रेशियो महिला, यानी 3 1 4 रेशियो। 4,000 जो है 4 रेशियो के बराबर। पूछा क्या है कि गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी 3 रेशियो, यहाँ से काटेंगे आ जाएगा 3,000। 3,000 किसकी संख्या है, पुरुषों की संख्या है। अब देखिए ये सब सवाल होते बहुत आसान है, लेकिन बस ये लंबा लंबा इसलिए दिए रहते हैं ताकि आप लोग इनको देखकर घबरा जाएं और सवाल छोड़ दें, ताकि इन सवालों में बिल्कुल भी दम नहीं है। कह रहा है कि एक किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं द्वारा पैक किए गए रफ की 600 बोतलें खरीदती है। कितनी बोतलें खरीद रही है 600। 20% माल पहले विक्रेता द्वारा और 80% दूसरे विक्रेता द्वारा लिया जाता है। 600 का 20% जो है पहले विक्रेता द्वारा, और 600 का 80% जो है दूसरे विक्रेता द्वारा लिया जाता है। यानी पहले विक्रेता द्वारा 120 बोतल और दूसरे द्वारा 480 बोतल लिया जाता है। एक बोतल की विक्रय मूल्य कितना है 25 रुपये, है ना। मेरा दूसरे विक्रेता के सामान को देखने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25% सामान केवल एक दिन तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बताइए दूसरे विक्रेता से कितनी बोतल लेता है 480। और कह रहा है कि जब इसके सामान को देखता है तो उससे पता चलता है कि 480 का 25%, ठीक है, दूसरे विक्रेता के सामान का 25%, तो दूसरे विक्रेता के लिए 480, यानी इसका 25% सामान केवल एक दिन तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वह सामान वापस करने का फैसला करता है, उसे दूसरे विक्रेता से कितना पैसा मिलेगा। ये बताइए 480 का 25% सामान वह एक दिन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो 480 का 25% ही वापस करेगा, है ना। 480 का 25% ही वह जो है वापस करेगा। 480 का जब हम लोग 25% निकालेंगे कितना आ जाएगा 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 120 बोतल जो है वह वापस करेगा, है ना। फिर दूसरे विक्रेता से कितना पैसा मिलेगा। ये तय 120 बोतल वह वापस कर रहा है, पैसा कितने मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है एक बोतल का विक्रय मूल्य 25 है, 120 बोतल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 से गुणा हो जाएगा, 25 गुना 50 ये हो जाएगा 3। दूसरे विक्रेता द्वारा उसे कितना मिलेगा 3,000 रुपये मिलेगा। सवाल आसान है, अगर आप लोग को समझ में ना आया हो तो आप लोग एक बार थोड़ा सा खुद से लगाने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अंक गणित में लगाने से ज़्यादा ना समझने में आप लोग ध्यान दीजिए करिए। कह रहा है कि मोरिस ने अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च किया, उन्हें 1,000 रुपये की वृद्धि मिली, लेकिन उन्होंने खाद्य सामग्री पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, अतः उसका भोजन का खर्च जो है 20% कम हो गया। जाहिर सी बात है पैसा ज़्यादा मिल रहा है और खर्च नहीं बढ़ा रहा है, तो भोजन का खर्च कम ही हो जाएगा। कह रहा है उनकी प्रारंभिक आय क्या थी। आसान सवाल है, हम लोग मान लेते हैं कि उसकी प्रारंभिक आय जो है यक्ष थी। यक्ष का जो है 25% जो है वह भोजन पर व्यय कर रहा है, ठीक है। यक्ष का 25% भोजन पर व्यय कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा यक्ष बटे, है ना, भोजन पर व्यय कितना हो रहा है उसका यक्ष बटे 4। अब कह रहा है कि 1,000 रुपये की वृद्धि मिली, अब वेतन उसका कितना हो जाएगा, अब वेतन हो जाएगा उसका यक्ष प्लस 1,000। प्रारंभिक वेतन कितना था, ये है प्रारंभिक वेतन। प्रारंभिक वेतन हम लोगों ने यक्ष माना, अब वेतन हो गया उसका यक्ष प्लस 1,000। ये बताइए पहले भोजन पर व्यय कितना था यक्ष 4। अब क्या कह रहा है कि भोजन का खर्च 20% कम हो गया। पहले खर्च कितना हो रहा था 25%, 25 का 20% कम हो गया, है ना। पहले 25% हो रहा था भोजन पर खर्च, अब 20% कम हो गया। भोजन का खर्च 20% कम हो गया, तो पहले 25% हो रहा था, 25 का 20% कम हो गया, तो 25 का जब हम लोग 20% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, 5 पचम 25, यानी 5% टोटल कम हुआ, ठीक है, टोटल 5 कम हुआ। ध्यान देना सीधे हम लोग 20% ही इसमें नहीं घटा देंगे,
ठीक है, सीधा 20% नहीं घटा देंगे। कह रहा है कि भोजन का खर्च 20% कम हो गया, यानी 25 का 20% निकालेंगे। 25 पर 20% कितना आया, 5%, यानी 5 हम लोग इस 25 में घटा देंगे। ठीक है, अब भोजन पर खर्च कितना हो रहा है, अब भोजन पर खर्च कितना हो रहा है, 25 माइनस 5 यानी 20%। ठीक है, भोजन पर अब कितना खर्च हो रहा है, अब उसका वेतन है यक्स प्लस 1000। अब कितना खर्च हो रहा है, इसका खर्च हो रहा है वह, इसका खर्च। ठीक है, वेतन यक्स प्लस 1000, भोजन पर व्यय इसका जो है 20%, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यक्स अपॉन 4 के, है ना। ये भी भोजन का खर्च है और ये भी भोजन का खर्च है, और दोनों बार भोजन का खर्च बराबर है, क्योंकि इसने सवाल में ही बोला है कि भोजन पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया है। तो इसी को हम लोग काट देंगे, हम लोग को उत्तर आ जाएगा 20 कम 20 डिस्पेंसेस फॉर्म। यहाँ से अगर आप लोग हल करिएगा तो 5 यक्स प्लस 5000 बराबर यक्स अपॉन 4। आप लोग आगे इसको हल करेंगे ना, तो यहाँ से यक्स का मान क्या आ जाएगा, यक्स का मान यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 4000 रुपये। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसकी प्रारंभिक आय कितनी हो जाएगी, 4000 रुपये। अब देखिए, ऐसे सवालों को जल्दी करने के लिए मैं आप लोग को रेशियो से भी या अन्य किसी ट्रिक से भी बता सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना आप लोग वो ट्रिक और वो तरीके भूल जाएंगे, इसलिए मैं आप लोग को वही तरीके बता रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए। और ध्यान रखना बेसिक से, और ये बेसिक से भी सवाल बहुत जल्दी आसानी से हो जाते हैं। और ध्यान रखना, ये मैं खुद अपने तरीके नहीं बता रहा हूँ, ये जो एसएससी सीजीएल के जो टीचर, जो एसएससी सीजीएल के टीचर है ना, वो जो छात्रों को पढ़ाते हैं, मैं वही आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, टोटल कितना अंक लाना है, पूरे पूर्णांक का 50%। पहले का पूर्णांक कितना है, 200, और दूसरे का पूर्णांक कितना है, 150। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 350। 350 का उसको 50% लाना, ये कितना हो जाएगा, 5 पचम 25, 175। टोटल उसको कितने अंक लाने हैं, 175 अंक उसको लाने हैं। लेकिन कह रहा है कि 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त करता है। पहले वाले में कितना अंक प्राप्त करता है, 200 का 40%, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। पहले वाले में उसको 80 अंक मिलते हैं और टोटल उसको लाना है 75। तो अब उसको अब कितने अंक लाने होंगे, अब कितने अंक लाने होंगे, 200 में तो उसको 80 मिलता है। अब टोटल लाना है 175, 175 में उसको 80 अंक मिल गया है। अब कितने अंक उसको लाने पड़ेंगे, 175 माइनस 80 यानी 95। अब उसको 95 अंक लाने। अब ध्यान देना, ये जो 95 अंक लाएगा ये किसमें से लाएगा, ये लाएगा दूसरे वाले प्रश्न पत्र में। दूसरे वाले प्रश्न पत्र का पूर्णांक कितना है, 150। 195 अंक लाने होंगे 150 में से। ठीक है, वही पूछा है कि उसे दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे। 200 में से 80 अंक उसको मिल गया, और टोटल 175 लाना था, तो 175 माइनस 80 यानी 95 अंक उसको अभी और लाने हैं। 95 अंक और लाने हैं, लेकिन किसमें से, 150 में से। पूछा परसेंट में, 100 से गुणा कर देंगे। इसको आप काटेंगे तो 50 3 बार जाएगा और ये 2 बार, तो 5 10 और हो जाएगा 2 18 19, 3 काटेंगे तो हो जाएगा 3 छंग 18, 3 3 9, 3 3 9, यानी ये हो जाएगा लगभग 64%। यानी इसको दूसरे प्रश्न पत्र में 64% अंक लाने होंगे। आसान सवाल था। कह रहा है कि एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया है। ये बताइए, पुनः परीक्षा की श्रेणी में क्यों रखा जाएगा, जायज़ बात है, 2% छात्र और फेल हुए होंगे तभी उनको परीक्षा की श्रेणी में रखा गया होगा।
कह रहा है कि अनुत्तीर्ण हुए कुल छात्रों की संख्या 592 है। तो छात्रा में कुल कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, बहुत आसान सवाल है। ये बताइए, मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कक्षा में कितने छात्र हैं? 100% छात्र हैं। ठीक है, 100% छात्र कक्षा में उपस्थित हैं। तो इस 100 में से जो है 82% छात्र उत्तीर्ण हैं। 100 में हम लोग घटा देंगे 82। लेकिन कह रहा है कि उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, 100 में से 2% छात्रों को पुनः पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। यहाँ से हम लोग 82 + 2 करेंगे, ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। ऐसे मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, देखिए 100% छात्र थे, 82% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 82% उत्तीर्ण हुए और कह रहा है उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। यानी जो कह रहा उनमें से, अगर कहता इसमें से हो जाते 82 में से। ठीक है, कह रहा उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। मैंने शुरुआत में शायद कुछ गलत बोल दिया था, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। पुनः परीक्षा की श्रेणी में उन्हीं छात्रों को रखा जाएगा जिनको दोबारा से पास करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर उनको फेल ही करना है तो पुनः परीक्षा में क्यों रखेंगे? जाहिर बात है, अगर 82% छात्र उत्तीर्ण हुए थे, 18% जो है फेल हुए थे, है ना। शुरुआत में मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया था। 18% फेल हुए थे, लेकिन इनमें से 2% को फिर से परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, यानी पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया ताकि इनको फिर से पास कराया जा सके। इसका मतलब ये है 16% जो छात्र हैं, 16% छात्र, ये जो छात्र हैं ये क्या हैं? फेल हैं। 16% छात्र जो है फेल हैं। और रियल में कितने फेल हैं? 592। हम लोग कह सकते हैं कि 592 जो है 16% के बराबर है। मेरा कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, कक्षा में कुल छात्र कितने हो जाएंगे? 100%। ठीक है, इसको आप लोग काटेंगे तो आप लोग को आ जाएगा 3500। कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं? 3500 छात्र हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक मिले थे। ये अंक प्रतिशत के रूप में 75% थे। यदि परीक्षा में एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया जाए तो उसका प्राप्त अंक प्रतिशत 76% हो जाएगा। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या है? हम लोग मान लेते हैं परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या है। ठीक है, परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने हैं? यक्ष है। ये बताइए यक्ष का उसको शुरुआत में कितना अधिकतम अंक मिला? यक्ष का जो है 75% उसको अंक मिला। लेकिन कह रहा है कि परीक्षा में एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया गया। अब अधिकतम अंक कितना हो गया? अब अधिकतम हो गया यक्ष +1। पहले प्रारंभिक अधिकतम अंक यक्ष था, अब एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया गया, अब अधिकतम अंक जो है यक्ष +1 हो गया। लेकिन कह रहा है कि अब उसको प्राप्त अंक प्रतिशत जो है 76% हो गया। अब इसका आपको कितने मिल रहा है? इसका मिल रहा है 76%। ठीक है, पहले यक्ष का 75% मिल रहा था, अब यक्ष +1 का 76% मिल रहा है। अच्छा ये बताइए इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर एक है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, इन दोनों का अंतर एक है, यानी ये जो नीचे वाला यक्ष +1 का 76%, ये ऊपर वाले से एक अंक ज़्यादा है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि एक अंक और जोड़ दिया गया है। ठीक है, यानी नीचे वाला ऊपर वाले से एक अंक ज़्यादा है। इसमें से हम लोग इसको हटा देंगे, बराबर रख देंगे एक के, हम लोग का उत्तर आ जाएगा। यक्ष +1 का 76% माइनस कर देंगे यक्ष × 75/100, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, 76 यक्ष +1, सॉरी 76 यक्ष + 76 माइनस का 75 यक्ष, और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। इन दोनों का एलसीएम 100 आएगा, ऊपर आ जाएगा 76 यक्ष और 76 और -75। ठीक है, बराबर 1, और आगे 100 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तीन गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 76 यक्ष -75 यक्ष, यानी यक्ष +76 बराबर 100 गुणा 1 में होगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। यक्ष बराबर क्या आ जाएगा? 100 में 76 घटेगा तो आ जाएगा 24।
पूछा क्या है कि परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या थे, हम लोगों ने x माना था, x समान 24 आ गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि एक परीक्षण में चंद्रन ने 45 में से 16 अंक प्राप्त किए, इसे पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी और 48% अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, उसको टोटल 48% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि दूसरी परीक्षा के कुल अंक 80 थे और यदि वह केवल उत्तीर्ण होने में सफल रहा, यानी उसको सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए उतने अंक मिले, उसने कितना अंक प्राप्त किया, ये बताइए। टोटल अंक कितने हैं, टोटल अंक जो है कितने हैं, वो है 45, पहले का पूर्णांक 45 और दूसरे का 80। ये कितना हो जाएगा 100, और उसको कितने अंक प्राप्त करने, 125 का 48%, 125 का 48% उसको लाना है। 25 पंच 25, 25 के ऊपर 100, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12 25 5। ठीक है, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, उसको टोटल 60 अंक लाना है। अब ये बताइए, कह रहा है कि पहले में उसको 16 अंक मिले, दूसरी परीक्षा के कुल अंक 80 थे, यदि वह केवल पास होने में उत्तीर्ण रहा तो उसने कितना अंक प्राप्त किया। उसको टोटल 60 अंक लाने थे, पहले में उसने 16 अंक प्राप्त किया। अब उसमें दूसरे में उसको कितना अंक लाना पड़ेगा, दूसरे में उसको लाना पड़ेगा 44 अंक। ठीक है, तभी वह पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए उतना अंक उसको मिलेगा। अब उसको 44 अंक चाहिए। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ करने लायक था नहीं। कह 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। बहुत आसान है, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं 50, तो लड़कियों का कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत ने कार्यक्रम में भाग लिया था, ये था 40%। लड़कियों को 40% ने कार्यक्रम में भाग लिया था, यानी 20 लड़कियों ने कार्यक्रम में भाग लिया था। और बॉयज कितने हैं, और लड़कों के 50% ने कार्यक्रम में भाग लिया था, तो ये हो जाएगा 5/35। तो टोटल कितने लोगों ने भाग लिया था, 35 + 20 यानी हो जाएगा 55। 55 लोगों छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया था। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है परसेंट में। 55 छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया था, लेकिन टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 50 लड़कियां हैं और 70 लड़के। कितना हो जाएगा 7 5 20 यानी 7 5 12 यानी 120। 55 छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया था, किसमें से, 120 में से 55 बनाना 100 से गुणा कर देंगे, 20 पंचे 100, 20 छक्वा। ठीक है, जाएगा 5 पचम 25, 5 पचम 25, 27 बटे, इसको और काटेंगे 6 चौका 24, 3 बचेगा 35 पॉइंट कुछ, 45 पॉइंट कुछ आएगा, जिसको टोटल मान के चलिए आप लोग 46%। ठीक है, इसको 46% मान के चलिए, उत्तर हो जाएगा 46%। ठीक है, तो कक्षा का लगभग 46% कार्यक्रम में उपस्थित था। है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक, यानी कितने को छात्रवृत्ति मिल रही है, कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ऐसे सवालों को लगाने का जो तरीका है वो है, जिससे बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, उनका रेशियो कितना है 5:6। ठीक है, आप लोग लड़कों की संख्या मान लीजिए सीधा 500 और लड़कियों की संख्या मान लीजिए सीधा, तो टोटल कितने छात्र हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 6 5 11 यानी 1100 छात्र हो जाएंगे, है ना। मेरा 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। लड़के कितने हैं 50, 500 हैं, 500 का 20% को छात्रवृत्ति मिल रही है, ये कितना हो जाएगा, और लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है, और लड़कियों में कितने को मिल रही है 600 में से 25%। 600 का 25% कितना हो जाएगा, 6 35 6 दूनी 12 3 15, 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है।
तो टोटल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है? 100 प्लस 150 यानी हो जाएगा 250। 250 छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। लेकिन यहाँ पर विकल्प दिया हुआ परसेंटेज में, इसलिए हम लोग को परसेंटेज में उत्तर लाना पड़ेगा। तो 250 छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है कितने में से? 1100 में से, है ना। हम लोगों ने मान लिया है कि बॉयज 500 हैं और गर्ल्स 600 हैं। टोटल कितने? 1100। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है टोटल में से? 250/11%। ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर गलती कर दी ना। यहाँ पर पूछा क्या है, कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, और मैंने निकाला है कि टोटल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। अब यही गलती क्या बोलते हैं मुझसे भी कई बार एग्जाम में हुई है। पूछा क्या है और मैंने निकाल के आ दिया। पूछा है कि कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और मैंने निकाल दिया कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। यहाँ पर जो 500 का 20 है, यहाँ पर 80 हो जाएगा, और यहाँ जो 25 है ये 75 हो जाएगा, है ना। बाकी सवाल लगेगा ऐसे ही, हम लोग फिर से इसको लगा लेते हैं। ये गलती हो जाती है, तो आप लोग एग्जाम में ना करें, इसलिए यहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हैं। ठीक है। बाकी लगाएंगे हम लोग कुछ ना के ऐसे ही। अब पूछे यहाँ पर इसने है कि कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। टोटल कितने छात्र हैं? 500 हैं। 500 के 20% को बॉयज 500 हैं, और लड़कों में से 20% को छात्रवृत्ति मिल रही है। इसका मतलब 880% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ठीक है। तो 8×5 = 40 यानी 400 हो जाएंगे। और लड़कियों में से 25% को छात्रवृत्ति मिल रही है, यानी 75% को नहीं मिल रही है। 600 का 75 निकालेंगे कितना हो जाएगा? 6×5 0 3 6 42 3 45। टोटल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 4 8 850। 850 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। 850 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, लेकिन कितने में से? 1100 में से। परसेंट मिलाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 850/11। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। लगा वैसे ही, बस मैंने इसका उल्टा निकाल दिया था। ठीक है। कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है। ठीक है। और उनमें से 5/9 भाग पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष जो है विवाहित हैं, तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। टोटल जनसंख्या कितनी है? 9000, और इसका 5/9 भाग क्या है? पुरुष है। ठीक है। पुरुष कितने हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे जो है 5000। ठीक है। और महिला कितनी हो जाएगी? महिला हो जाएंगी फिर, अगर पुरुष टोटल जनसंख्या 9000 है, उसमें से 5000 पुरुष है, तो महिला हो जाएंगी 4000। कह रहे 40% पुरुष विवाहित हैं। 5000 का 40% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5×20 यानी 2000। 2000 पुरुष जो हैं विवाहित हैं। विवाहित, और पूछा है तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। ये बताइए, अगर 2000 पुरुष विवाहित हैं, जाहिर बात है 2000 महिलाएं भी विवाहित होंगी, है ना। 2000 पुरुष विवाहित हैं, 2000 महिलाएं भी विवाहित होंगी। लेकिन पूछा है प्रतिशत में। 4000 महिलाएं हैं, 4000 महिलाओं में से 2000 महिलाएं विवाहित हैं, जाहिर बात है आधे महिलाएं विवाहित हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 50% महिलाएं विवाहित हैं। ठीक है। विवाहित महिला, आप लोग परसेंट निकालना चाहें, 2000 महिलाएं विवाहित हैं, कितने में से? 4000 में से 65 लाएंगे तो 100 से गुणा, तो यहाँ से भी आप लोग आ जाएगा 50%। आसान सवाल था। देखिए ये सवाल गलत टाइप हो गई, इसलिए हम लोग इसको नहीं लगाते हैं। ठीक है। ये टाइप की मिस्टेक इसमें हो गई है। कह रहा है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूछा है कि 5 वर्ष में औसत वृद्धि कितनी है। तो ये रही, पहले जनसंख्या 1,75,000 थी, अब हो गई 2,62,500। तो टोटल कितनी वृद्धि हुई है? टोटल वृद्धि, इसको हम लोग 2,62,500 में से 1,75,000 हम लोग घटा देंगे, है ना। ये आ जाएगा 5 5 8।
यानी 87,500 कितने की वृद्धि हुई? 87, तो टोटल परसेंट, टोटल प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी? टोटल प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 87,500 की वृद्धि हुई है, लेकिन किसमें? 1,75,000 में, है ना। परसेंट में लाना है 100 से बुरा हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 5 कट रहा, 5 दूनी 5 तीन 15, 5 अठम 25, 5 कम 5, 5 35, 5 कम 25, जीरो, 5 पचे 35, 5 दूनी 14, 5 पचे 35, 5 कम 25, हो जा रहा 50%। तो टोटल कितनी वृद्धि हो रही है? 50% की टोटल वृद्धि गांव में हो रही है। तो कह रहा है कि यह वृद्धि जो है 5 वर्षों में हुई, और पूछा है कि औसत वृद्धि क्या है ना। औसत वृद्धि बराबर हो जाएगा टोटल वृद्धि बटे समय। तो टोटल वृद्धि कितनी है? 50%, और कितने वर्षों में? 5, हो जाएगा 10%। ठीक है, औसत वृद्धि कितनी है? 10%, यानी हर साल लगभग 10% की वृद्धि हो रही है। अगर किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, और जिसमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिलों में काम करते थे। यदि कुल जनसंख्या का 23%, ठीक है, कुल जनसंख्या का 23% आटा मिलों में काम कर रहा था, तो आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित थे? आसान सवाल है। हम लोग मान लेते हैं टोटल जो है 100 लोग, वहाँ की आबादी कितनी थी? 100। हम लोग का आबादी 100 मान लेते हैं। 20% तो अस्थमा से पीड़ित थी। कितनी पीड़ित थी अस्थमा से? 20%, यानी 100 का 20% 20 हो जाएगा। और कितनी 100 की जनसंख्या थी? वो थी 80। अब कह रहा है कि 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित थी, और जिसमें से, यानी 20 में से, है ना, 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित थी, जिसमें से 90%, यानी 20 में से 90% जो है, क्या कह रहा है कि 20 में से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिलों में काम करते थे। ठीक है, यानी 20% आबादी जो अस्थमा से प्रभावित है, उसमें उसका जो है 90% अस्थमा के रोगी जो है आटा मिलों में काम करते थे। 20 पर 90% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18, यानी 18 रोगी आटा मिलों में काम करते थे। ठीक है, लेकिन आगे क्या कर रहा है कि कुल जनसंख्या का 23% आटा मिलों में काम कर रहा था। टोटल जनसंख्या कितनी थी? 100। 100 का 30% आटा मिल में काम कर रहा था। ठीक है, 100 का 30% आटा मिल में काम कर रहा था, इसका मतलब जो है 30 लोग जो है 100 में से कुल जनसंख्या का 30 लोग जो है आटा मिल में काम कर रहे थे। 30 लोग आटा मिल में काम कर रहे थे, और 30 में से 18 लोग जो है अस्थमा से पीड़ित थे। टोटल आटा मिल में कितने लोग काम कर रहे थे? 30, और उसमें से पीड़ित कितने थे? 18। पूछा क्या है कि आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित थे। तो टोटल आटा मिल में 30 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 18 लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, और पूछा परसेंट में, यानी 18 जो है 30 को कितना परसेंट है, यही हम लोग से 0 3 संग 18, यानी 60% जो है अस्थमा से पीड़ित हैं जो आटा मिलों में काम कर रहे हैं। कह रहे कि विक्की ने परीक्षा में 80% सही सही बनाए। अगर विक्की द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 35 प्रश्न सही हैं, और बचे हुए प्रत्येक 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न सही बनाए हैं, तो कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करो। हम लोग मान लेते हैं, माना कुल प्रश्न जो है वो कितने हैं? कुल प्रश्न जो है यक्ष कह रहा है कि कुल प्रश्न का 80% सही सही बनाया। यक्ष का 80% इसमें सही सही बनाया, तो कितना हो जाएगा? 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी 4 यक्ष बटे 5 जो है इसने सही सही बनाया। ठीक है, अब देखिए, अब ये बताइए 41 में से 37 प्रश्न इसने सही बनाए। 35 प्रश्न सही बनाए 41 में, बनाए 35, 41 में,
ठीक है। 41 में से 35 प्रश्न इसने सही बनाए। अब देखिए क्या कह रहा है कि बाकी बचे प्रत्येक 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न सही बनाए। ठीक है, 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न सही बनाए। बाकी सही क्या हो जाएगा उसका, बाकी सही प्रश्न, बाकी सही प्रश्न ये हो जाएगा x माइनस 41 का 5/8। देख कैसे हुए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए बाकी सही प्रश्न टोटल x प्रश्न हम लोगों ने माना और 41 प्रश्न सही उसने पहले ही बना दिया है ना। 41 प्रश्न सही पहले बना दिया है तो टोटल x माइनस 41 यानी इतने प्रश्न अब बचे हैं। ठीक है, टोटल प्रश्न कितने बचे हैं, पहले प्रश्न x था, x में से 41 प्रश्न उसने सही बना दिया। अब x माइनस 41 प्रश्न बचे हैं और इनमें से कह रहा है इनमें से प्रत्येक 8 में से 5 प्रश्न सही बने हैं। यानी x माइनस 41 में से कितने प्रश्न सही बनेंगे, 5 प्रश्न सही बन रहा है। कितने में से, प्रत्येक 8 में से, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 41 का 5/8 प्रश्न। अब देखिए टोटल उसने कितने सही प्रश्न बनाए हैं, टोटल उसने 4x/5 या 5 प्रश्न जो है सही बनाए हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा, टोटल उसने 4x/5 प्रश्न सही बनाए हैं जो कि यहाँ पर आया। और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए पहले तो उसने 35 प्रश्न जो है सही बनाए प्लस x माइनस 41 का उसने 5/8 प्रश्न सही बनाए। 4x/5 बराबर हो जाएगा 35 उसने सही बनाए, फिर जो बचा था उसने उसका जो है 5/8 जो है उसने सही बनाया। ठीक है, बस इसी को हम लोग हल कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 4x/5 बराबर 8×56 296 प्लस 5x माइनस 5 बटे हो जाएगा 8, 8×4 32x बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा ये 296 में से 205 हटाएंगे तो बचेगा कितना, 91। 91 को 5 गुणा करेंगे, 5×5 5×9 45। ठीक है, 296 में से 205 घटेगा, तो कितना बचेगा 91। और 91 में जो ये जो 5 है ना इसके लिए गुणा होगा, 91 में से 5 गुणा करेंगे तो 5×5 और 5×9 45 और प्लस क्या बचेगा 5x×5 यानी 5/25। ये क्या हो जाएगा, 25 से किधर जाके माइनस तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 455। x बराबर क्या हो जाएगा 55 42 5×5 x का मान कितना आ गया 65। पहले कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी 65। ठीक है, अब देखिए आप लोग को इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्नों को सही समझना ही पड़ेगा और इतना दिमाग आप लोग को लगाना ही पड़ेगा। सर पिछले साल मनीष ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख रुपए और दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपए का निवेश किया। सर उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय एकत्रित किया। 3 तिमाहियों में व्यय एकत्रित किया, 20% तिमाही 1 में, 55% तिमाही 2 में और तिमाही 3 में कितनी राशि उसने एकत्रित की, इसमें पूछा है। तिमाही 1 से किया 20%, तिमाही 2 से किया 55%, कितना हो गया 75%। 75% उसने एकत्रित कर ली और बची कितने हैं, बचा 25% जो तिमाही 3 से एकत्रित करनी है ना। तिमाही 3 से एकत्रित करनी है क्योंकि 1 और 2 से उसने 20 और 55 यानी 75% ले लिया है। ठीक है, ये बताइए टोटल कितनी राशि उसने निवेश किया था, 1 लाख और दूसरे में 1.5 लाख, टोटल कितना 2.5 लाख जो है उसने निवेश किया था। तो 2.5 लाख में से 75% उसने पहले और दूसरे में से एकत्रित कर लिया था और पूछा कि तीसरे में से उसने तीसरी तिमाही में से कितनी राशि एकत्रित की थी, यानी 2.5 लाख का जो है 25% डालना है। ये हो जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, 25×5 125 की 5 हासिल 12, 25×50 10 62। ठीक है,
62,500 जो है तीसरी तिमाही से उसको एकत्रित करना पड़े। अब कह रहा है कि ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूरों का भार जो है 250 किलोग्राम है तो ताजा रहने पर कुल भार कितना था। अब देखिए, ये बताइए, कोई भी, जैसे मान लीजिए अंगूर है या कोई भी चीज़ है, उसमें एक भाग होता है गीला और एक सूखा। ये बताइए, जब अंगूर ताजा था और उसमें 80% पानी था, लेकिन सूख गया तो पानी कितना परसेंट हो गया, 10%। पानी तो कम हुआ, लेकिन जो इसका ठोस वाला भाग है क्या वो कम हुआ, नहीं कम हुआ। ऐसे प्रश्नों में हम लोग वही पकड़ते हैं जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा जो है बराबर रहती है, हम लोग वही पकड़ते हैं। क्योंकि पानी की मात्रा जो है कम ज़्यादा हो रही है। पहले जब ताज़ा था तो 80% था, सूखने पर 10% हो गया। लेकिन जो इसका सूखा वाला भाग है, सूखा वाला भाग, वो ताज़ा रहेगा तब भी उसकी मात्रा उतनी रहेगी, सूख जाएगा तब भी उसकी मात्रा वही रहेगी। इसलिए हम लोग इसमें वही पकड़ते हैं, जो वही पकड़ते हैं जिसकी मात्रा बराबर हो। ठीक है। कहना ताज़ा रहने पर कुल भार कितना था। हम लोग मान लेते हैं कि ताज़ा रहने पर इसका भार जो है, भार यक्स केजी था। ठीक है, ताज़ा रहने पर यक्स केजी भार था। तो यक्स का 80% तो पानी है, ये तो बदल रहा है, इसकी मात्रा स्थिर नहीं रहेगी। तो टोटल भार यक्स केजी है उसका, अंगूर का। तो इसका ठोस भाग कितना हो जाएगा, यक्स का। ठीक है, इसका ठोस भाग यक्स का 20% हो जाएगा। अब देखिए, ये सूख गया, तो सूखने के बाद इसकी मात्रा जो है कम हो जाएगी। कह यदि सूखे अंगूरों का भार जो है 250 किलोग्राम हो। ठीक है, पहले 1 kg था, अब कितना हो गया, 250 kg। अब ये बताइए, पहले में तो इसका सूखा भाग 20% था, और सूखने पर इसमें कह रहा है बाद में कि 10% पानी है। सूखने पर इसमें कितना परसेंट ठोस हो जाएगा, 90%, है ना। ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए, जब ताज़ा था तो उसका ठोस भाग 20% था, ताजे में से सूख गया तो 90% उसका ठोस भाग हो गया। ठीक है, कट जाएगा, ये आ जाए कितना, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यह बराबर क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, 22, 1125 kg। तो ताज़ा रहने पर कुल भार कितना था, 1125 kg। ध्यान रखना, इसमें हम लोग, आप लोग हमेशा वही पकड़िएगा जिसकी मात्रा चेंज ना हो रही है। इसमें जो इसका सूखा वाला भाग है उसकी मात्रा चेंज नहीं हो रही है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ताज़ा रहने पर भार x kg था। यक्स का, पहले यक्स का 20% सूखा फल था, बाद में 250 kg हो गया, और उसका 90% जो है सूखा फल हो गया, है ना। यहाँ सवाल में दिया है कि सूखने पर 10% पानी हो गया, यानी 250 का 90% सूखा फल हो जाएगा। ठीक है, कह रहे 520 ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक का उपयोग करके एक घोल तैयार किया जाता है। घोल के द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता की गणना करें। सांद्रता मतलब इसमें कितना नमक है, कितने परसेंट नमक, हम लोग को यही ज्ञात करना है। ठीक है, घोल में कितने प्रतिशत नमक। ये बताइए, 520 ग्राम पानी है और इसमें जो है 45 ग्राम नमक मिला दिया गया है, तो घोल कितना बन गया, घोल की मात्रा कितनी होगी, 565 ग्राम। घोल की मात्रा होगी 565 ग्राम, और इसमें नमक कितना है, नमक जो है 45। यही पूछा है कि सांद्रता की गणना करें, द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता की गणना करें। ठीक है, घोल के द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर 45 नमक है और घोल कितना है 500% बनाना है, 100 से गुणा कर देंगे, 945, 5 5 5 5 15, ये हो जाएगा 900/113। इसको आप लोग काटेंगे तो आ जाएगा 5.96। ठीक है, कह रहा है कि 20 लीटर के एक मिश्रण में 20% एल्कोहल और बाकी पानी है। कह रहा है यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। कितना लीटर मिश्रण है, 20 लीटर, इसमें एल्कोहल कितना है, 20%। 20 लीटर का 20% एल्कोहल है, तो हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 लीटर जो है एल्कोहल है। ठीक है,
टोटल जो मिश्रण है 20 लीटर, उसमें से 4 लीटर एल्कोहल है और 16 लीटर जो है पानी है। कह रहा है कि 5 लीटर पानी मिला दिया गया। ये बताइए पहले मिश्रण कितना था 20, अब मिश्रण कितना हो जाएगा, अब मिश्रण हो जाएगा 30, 5 लीटर पानी इसमें और मिला दिया गया, अब मिश्रण हो गया 25 लीटर। कह रहे हैं कि नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना होगा। ये बताइए पहले कितना एल्कोहल था, 20 का 20% यानी 4 लीटर, और इसमें पानी मिलाया गया 5 लीटर, लेकिन क्या 25 में अब भी एल्कोहल कितना होगा, अब क्या अब भी एल्कोहल की मात्रा 4 लीटर रहेगी क्या, बिल्कुल, है ना, क्योंकि जब 20 लीटर मिश्रण था और उसमें 4 लीटर एल्कोहल था तो 5 लीटर पानी मिलाया गया तो एल्कोहल और मिश्रण बन गया 25 लीटर, लेकिन 25 में अब भी जो है एल्कोहल की मात्रा 4 ही लीटर रहेगी, है ना, एल्कोहल की मात्रा चेंज नहीं हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि नए मिश्रण में एल्कोहल कितने प्रतिशत है, एल्कोहल अब भी 4 है, कितने में से, 25 में से, उत्तर लाना 100 में 100 से गुणा करते हैं, 25 चौको 100 यानी 4 से 16%। ठीक है, नए मिश्रण में एल्कोहल कितना हो जाएगा 16%, पहले कितना था 20%। देखिए इसमें कह रहा है कि 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, इतने लड़के और लड़कियां अनुत्तीर्ण हुए हैं, पूछा है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल कितने छात्र हैं 135। ये बताइए बॉयज और गर्ल्स इनका रेशियो क्या है, कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है, यानी इन दोनों का रेशियो कितना है 2:1। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है 1, लड़कियों की संख्या अगर हम लोग 1 मान लेंगे तो लड़कों की संख्या इनकी दुगनी है, तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक है, इनका रेशियो अगर हम लोग इसके माध्यम से इनकी सही सही संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। 135 टोटल छात्र हैं, 135 टोटल छात्र हैं और रेशियो में टोटल कितने हैं 2 रेशियो बॉय है और 1 रेशियो गर्ल, यानी 3 रेशियो टोटल छात्र हैं। बॉय की संख्या निकालनी है 2 रेशियो से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 25 15, 45 दूना 90। 90 लड़के हैं और लड़कियां कितने हो जाएंगे, तो लड़कियों को निकालने के लिए 2 रेशियो के स्थान पर यहाँ पर 1 रेशियो से गुणा करना पड़ेगा, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 45। ठीक है, लड़के कितने हैं 90 और लड़कियां कितनी हैं 45। कह रहा है 1/6 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हो जाएंगे 90 का 1/6, ऐसे काटेंगे 15 आ जाएगा। 15 फेल हुए तो पास कितने हो जाएंगे, पास हो जाएंगे 90, टोटल 90 लड़के हैं उसमें से 15 फेल हुए, पास हो जाएंगे 90 माइनस 15 यानी 75। ठीक है, 75 पास हुए। अब वैसे लड़कियों में भी कह रहा है कि लड़कियों का 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई यानी फेल हो गई, 45 का 1/3 फेल हो गई यानी 3 एकम 3, 3 पच्चीस 15, ये क्या है ये फेल है। पास कितने हो जाएंगी, पास हो जाएंगी 45 माइनस 15 यानी ये हो जाएंगी 30 जो है पास हो जाएंगी। कह रहा है कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ये बताइए टोटल कितने छात्र पास हो रहे हैं, टोटल पास हो रहे हैं लड़के तो 75 और लड़कियां कितनी 30। ठीक है, ये हो जाएगा 105, 105 छात्र जो है वो पास हो रहे हैं, लेकिन पूछा परसेंट में 105 पास हो रहे हैं कितने में से, ये हो रहे हैं 135 में से। उत्तर लाना है परसेंट में 100 से गुणा हो जाए, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 7, इसको आप लोग और कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर आप लोग का आ जाएगा 77.78%। ठीक है, आसान सवाल था। तो देखिए इसके साथ ही परसेंटेज पूरा खत्म हो गया है। अगर आप लोग को कोई भी सवाल पूछनी हो, आप लोग, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 21 13 30 78, इस पर आप लोग मुझे जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, मैं आप लोग को दोबारा से फिर से बता दूंगा। ठीक है, इस पूरे परसेंटेज में से आप लोग को कोई भी सवाल पूछना हो आप लोग यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम।
ठीक है। बाकी कल और परसों 2 ही दिन में मैं आप लोग का जो है रेशियो ख़त्म कर दूंगा, उसके ठीक 1-2 दिन में मैं ये वो एवरेज जो है उसको भी ख़त्म कर दूंगा। अब आपकी क्लासेज जो हैं थोड़ी सी लंबी लंबी होंगी और जल्दी होंगी, ठीक है। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। मैं आप लोग को इस सवाल का जो है, जो सवाल पीडीएफ, ये सवाल सारे जो है पीडीएफ में वहाँ पर अपलोड कर दूंगा।